नमस्कार मित्रों। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगातार यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जीएस के सेकंड पेपर, जीएस के थर्ड पेपर, भारत का भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों ही जगह पूछा जा सकता है। और अगर हम पिछला ट्रेंड देखें तो प्रायः परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को लगातार पूछा गया है, कभी शार्ट नोट्स के रूप में और कभी फुल क्वेश्चन के रूप में इसको पूछा गया है। चूँकि हमारा जो भारत का भूगोल है और हमारा जो भूगोल है दोनों ही जगह हम देखेंगे तो जो हमारा जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर है और जियोग्राफी का जो सेकंड पेपर है दोनों ही जगह हमारा पॉपुलेशन है। जो ज्योग्राफी का आपका फर्स्ट पेपर है उसमें जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसमें पॉपुलेशन दिया हुआ है, जबकि इंडिया का जो आपका पोर्शन है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का उसमें सेटलमेंट्स में पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो पॉपुलेशन आपका ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी सेकंड पेपर दोनों ही जगह यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के पेपर में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पूछा जा सकता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेंस में जीएस के सेकंड पेपर और जीएस के थर्ड पेपर दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, क्या है इम्पोर्टेंस इसकी। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की तो हमें सबसे पहले जनसंख्या की परिभाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, जनसंख्या किसे कहते हैं? जब सेम ग्रुप ऑफ स्पीसीज, जब एक ही स्पीसीज के लोगों का कलेक्शन हो, कहीं पर उनका योग हो, तो हम उसे जनसंख्या कहते हैं। यानी कि जनसंख्या टर्म का प्रयोग हम वहीं पर करेंगे जहाँ पर एक जैसी स्पीसीज हो। जैसे अगर एक जगह पर कुछ कुत्ते खड़े हुए हैं, कुछ घोड़े खड़े हुए हैं और कुछ मानव खड़े हुए हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जनसंख्या है। लेकिन अगर हम कुत्तों को अलग काउंट करेंगे, मान लीजिए 40 कुत्ते खड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे कि कुत्तों की जो जनसंख्या है वो 40 है। अगर 1000 मानव खड़े हुए हैं तो हम कहेंगे कि मानव की जनसंख्या जो है वो 1000 है। तो जनसंख्या शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि सेम ग्रुप या स्पीसीज को आपको महत्व देना है। अगर सेम ग्रुप ऑफ स्पीसीज है तब ही हम उसे जनसंख्या कहेंगे। यानी कि अगर ग्रुप ऑफ स्पीसीज सेम नहीं है तब हम उसे जनसंख्या नहीं कहेंगे। ठीक है ना। अब जनसंख्या के अपने बाउंडेशन हो सकते हैं, जैसे कि सेम ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है, कैपेबिलिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग हो सकती है। अगर वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो हम उसे पॉपुलेशन कहेंगे। चूँकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति हमारा क्वेश्चन, तो हमें पॉलिसी के भी बारे में समझ लेना चाहिए। पॉलिसी या नीति क्या होता है? नीति क्या होता है मित्रों? नीति का मतलब होता है सेट ऑफ आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ जो हमारे फ्यूचर प्लान को डिसाइड करते हैं। जब हम कोई नीति शब्द की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे विचार होते हैं, ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिन्हें हम एक लंबे समय तक लेकर के चलते हैं और उस के लिए कुछ स्पेसिफाइड हमारे टारगेट्स होते हैं, कुछ गोल होते हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना होता है। और उन गोलों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए कुछ एक्शंस होते हैं। और कैसे हम उसको समझेंगे, इसके लिए डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो जब हम पॉलिसी की बात करेंगे मित्रों तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होंगी? आइडियाज़ ध्यान रखने होंगे, एक्शन और एटीट्यूड ध्यान रखने होंगे और डिसीजन मेकिंग को ध्यान रखना होगा। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की। तो भारत पहला ऐसा देश था जिसने स्वतंत्रता के बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम को औपचारिक रूप से स्वीकृत किया। तो जो इंडिया हमारा था, शुरुआत से ही हमारी जनसंख्या ज़्यादा थी। तो शुरुआत में ही जब हमारी कोई जनसंख्या नीति नहीं आई थी, वहीं पर से जो है हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम को औपचारिक रूप में स्वीकृत किया गया था। लेकिन जब तीसरी योजना शुरू हुई, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो उसमें ये हुआ कि हमें कुछ पॉलिसी में डिटरमाइन करना पड़ा अपनी जनसंख्या को लेकर के, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और ऐसे में ज़रूरी था कि जनसंख्या को लेकर के एक सुस्पष्ट नीति बनाई जाए। तो द नीड फॉर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज फेल्ड इन 70s। इट वाज ड्राफ्टेड इन 1976। तो ये जो ड्राफ्टिंग की गई ये 76 में की गई
और ये 77 में जो है प्रोग्राम किया गया। तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी वो बेसिकली आपकी कब आई, 76 में आई। 76 में इसका ड्राफ्ट जो है तैयार हुआ। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो आपकी सबसे पहले आ रही वो कब आ रही है, यह आ रही है 1976 में। और इसमें लक्ष्य क्या था, इसमें लक्ष्य ये रखा गया कि जो हमारी जन्म दर थी उसे कंट्रोल करना था, उसे कम करना था, और स्मॉल फैमिली नॉर्म रखने थे। जो हमारा फैमिली नॉर्म था, चूँकि हमें अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइजेशन तक लाना था, पॉपुलेशन को स्थिर करना था। मित्रों थोड़ा सा इसको समझते हैं। एक पुरुष और एक स्त्री मिलकर के एक परिवार बनाते हैं। अगर एक पुरुष और एक स्त्री मिल करके 2 बच्चों को जन्म देते हैं तो ऐसे में पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहती है मित्रों, वो बढ़ती नहीं है, क्योंकि 2 लोग थे और उन्होंने 2 ही लोगों को जन्म दिया। तो इससे क्या होता है कि पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। तो इसलिए जब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई तो एक नारा दिया गया, आपने बहुत सुना होगा इसको टेलीविजन्स में और अपने बुक्स में ही पढ़ा होगा, हम 2 हमारे 2। तो मित्रों जब हम 2 हमारे 2 की बात की जाती है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में, तो हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं। तो ये जो जनसंख्या नीति 1976 थे, इसके हम इम्पोर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। पहला जो इसका फीचर्स था वो ये था कि जो शादी की आयु थी उसे बढ़ाने के लिए इसने रिकमेंडेशन दिया। तो इसने क्या कहा कि जो लड़कियों की शादी की उम्र थी उसको 15 से बढ़ा करके 18 किया गया, और जो लड़कों की शादी की उम्र थी उसको 18 से बढ़ा करके 21 साल किया गया। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 साल का गैप रखा गया है। ये गैप भी इसलिए रखा गया है ताकि लड़कों की शादी थोड़ा सा ज़्यादा उम्र में हो, और लड़के और लड़की की एज में कुछ गैप्स भारत में जो कि शादी के समय देखा जाता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये रखा गया गैप। दूसरा जो था, फ्रीज द पॉपुलेशन फिगर्स एट द 1971 लेवल अंटिल 2001, यानी जो 1971 में जनसंख्या थी इसी स्तर पर उसको 2001 तक रखना है स्थिर। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा लक्ष्य था। 1971 की जनसंख्या हो चुकी थी, 1981 की जनसंख्या आनी थी, और जब 76 में पॉलिसी लाई गई तो ये कहा गया कि 2001 तक हमको जनसंख्या को स्थिर रखना है। यद्यपि आप जानते हैं कि जनसंख्या स्थिर नहीं रही, जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। इसके अलावा सेंट्रल असिस्टेंस की बात की गई कि स्टेट को प्रोवाइड कराया जाए सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कुछ असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कराया जाए फैमिली प्लानिंग के लिए। यानी जो फैमिली प्लानिंग लोग कर रहे हैं उनको सहायता दी जाए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। इसके अलावा एजुकेशन ऑफ गर्ल्स की बात की गई, चूँकि बेटियों को अगर आप पढ़ाएंगे तो इससे आपको पता है कि बेटी पढ़ाने से बेटी का बचाव होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत लोकप्रिय नारा है। तो बेटियों को पढ़ाने पर भी बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान दिया गया। और पॉपुलेशन एजुकेशन की बात की गई, जनसंख्या के बारे में शिक्षा देना। जनसंख्या के बारे में शिक्षा का क्या मतलब है कि लोगों को टीकाकरण के बारे में बताया जाए, लोगों को संक्रामक रोगों के बारे में बताया जाए, लोगों को छोटे परिवार के लाभों के बारे में बताया जाए। इसके अलावा और क्या सर, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना। सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो फैमिली प्लानिंग में इन्वॉल्व हो जाएं। और इसके अलावा स्टरलाइजेशन, जो बंध्याकरण है, बंध्याकरण करने वालों को मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाए। आपको पता होगा कि उस समय इंदिरा जी की सरकार थी और नसबंदी को राष्ट्रीय नीति के तौर पर चलाया गया था, और बाद में सरकार की इसकी वजह से आलोचना भी हुई, और बहुत सारे लोग सरकार के गिरने के कारण को नसबंदी भी मानते हैं। लेकिन उस समय मित्रों जो लोग नसबंदी करते थे उन्हें टारगेट दिया जाता था। राजस्व विभाग में जो लेखपाल थे, प्रत्येक लेखपाल को टारगेट्स दिए गए थे, और जो लेखपाल ने इन टारगेट्स को पूरा किया उनका प्रमोशन हुआ अर्ली। इसी तरह से एसडीएम्स को, तहसीलदारों को टारगेट्स दिए गए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को टारगेट्स दिए गए थे कि आपको अधिक से अधिक नसबंदी करनी है। और इसका आपने देखा होगा कई मूवीज़ में इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए, लेकिन उस समय एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों का पहली बार अवेयरनेस हुई लोगों की पॉपुलेशन प्लानिंग पर, और उससे कहीं ना कहीं जनसंख्या की जो स्पीड थी वो कहीं ना कहीं घटी। ग्रुप अवार्ड्स की बात की गई, इंसेंटिव की बात की गई, जिला परिषद और पंचायत समिति को इसमें जोड़ा गया।
इनकरेज इंटीमेट एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की, खास तौर पे जो महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी संगठनों की मदद लेने की बात की गई 1976 में। और इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए रिसर्च को बढ़ाना। देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए केवल नसबंदी ही एकमात्र उपाय नहीं था, नसबंदी के अलावा और क्या उपाय हम कर सकते हैं, इन रिसर्च के लिए भी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में महत्व दिया गया। और इसके अलावा मॉस मीडिया को मोटिवेट किया गया, मीडिया के माध्यम से ऐसी फैमिली प्लानिंग मेथड्स को बढ़ावा देने के लिए, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में। आप देखेंगे उस समय रेडियोज़ में और टेलीविजन्स में लगातार फैमिली प्लानिंग के लिए प्रचार दिए जाते थे। तो इस तरह के मैसेज लोगों को दिए गए कि फैमिली प्लानिंग किस लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मित्रों। तो ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 थी। यद्यपि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 काफ़ी प्रभावी रही, लेकिन जनसंख्या की जो गति थी इस पर कोई बहुत बड़ा अंकुश नहीं लग पाया। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा 15 जनवरी 2000 को एक नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई, जिसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कहते हैं। इसका ड्राफ्ट जो तैयार किया गया 1998 में तैयार किया गया और कैबिनेट ने उसको 19 नवंबर 99 में पास किया और गवर्नमेंट द्वारा 15 फरवरी 2000 को ये लागू की गई। तो क्या है, ज़रा हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं इन्हें हम 3 भागों में मित्रों बांट सकते हैं। एक तो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या थे, तात्कालिक इसके लक्ष्य क्या थे। तो पहला इसका जो तात्कालिक लक्ष्य था वो था जो कंट्रासेप्शन, हेल्थ केयर एंड हेल्थ पर्सनल है, इनको एड्रेस करना। मतलब जो हमारे इस तरह के मेथड्स हैं जो गर्भपात को बढ़ावा देने वाले थे, जो बंध्याकरण को बढ़ावा देने वाले थे, इनके बारे में मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराया जाए। और इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी के लिए गांव-गांव तक लोकल एरिया पर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डेवलप की जाएं। जिसके बाद आप देखते हैं कि एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की गई, गाँव में आशा का गठन किया गया, ग्रामीण स्तर पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाए गए, तहसील स्तर पर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर बनाए गए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए गए। तो सबसे पहला जो इसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था वो था मेडिकल से रिलेटेड। मीडियम जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो था TFR को रिप्लेसमेंट करना। TFR क्या होता है मित्रों, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपने फर्टाइल जीवन काल में कितने बच्चों को अपने स्थान पर रिप्लेस करता है। तो इसको जो है कम करना हमारा लक्ष्य था। 2.2 का रेशियो रखा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो जिसका फर्टिलिटी रेट है वो इतना हो कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। आपको पता है कि जो फर्टाइल एज मानी जाती है, जो कि शादी की एज 21 कर दी गई, वैसे फर्टिलिटी की जो एक एज होती है वो मानी जाती है 15 टू लेकर के 45 तक। लेकिन जो अगर हम 21 साल शादी की आयु माने तो 21 से लेके 45, या पुरुषों के मामले में 21 से लेके 50 साल की उम्र तक वो कितने लोगों को रिप्लेस करते हैं, इसको हमें कम करना था। TFR को, रेशियो को कम करना था, टोटल फर्टिलिटी रेट को। और लॉन्ग टर्म का पॉपुलेशन क्या था कि हमें एक स्टेबल पॉपुलेशन लानी थी 2045 तक। 2045 तक हमें स्टेबल पॉपुलेशन लानी थी। तो ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे। मीडियम टर्म था कि TFR को हमको रिप्लेसमेंट लेवल्स तक लाना है 2010 तक। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था कि 2045 तक हमें भारत की जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना है मित्रों। तो देखते हैं आगे इसका नेशनल सिनेरियो क्या रहा, क्या क्या इसमें गोल रखे गए। तो इसमें सबसे पहले क्या था कि जिन जिन शब्दों को हम पकड़ेंगे, पहला शब्द था शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी मृत्यु दर। तो 0 से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को शिशु कहते हैं। तो इसमें ये रखा गया कि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, जो शिशु मृत्यु दर है, उसको 30 पर 1000 लाइव बर्थ करना है। यानी अगर 1000 जीवित बच्चे जन्म ले रहे हैं तो 1 साल के भीतर जो बच्चे मृत्यु हो रहे हैं वो संख्या हमें, जो कि बहुत ज़्यादा थी, 70 से 80 के बीच में थी, उसको घटा करके 30 तक लाना है। ठीक है ना मित्रों। तो
ये इसका प्राइमरी लक्ष्य था कि 30 तक इसको लाना है। दूसरा लक्ष्य क्या था? MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। क्या होता है मित्रों? मातृत्व मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर क्या होती है कि जो महिलाएं हैं, जब महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं तो भारत में महिलाओं की मृत्यु बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो ये कहा गया कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर जो मातृ मृत्यु दर है उसे 100 करना है। यानी अगर 1000 बर्थ हो रहे हों तो केवल एक माता की मृत्यु ऐसे में हो। एक का भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि एक हो। और ख़ास बात ये थी, अगर हम देखेंगे कि इन लक्ष्यों को हमने बहुत जल्दी प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं था कि ये लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाए, इन लक्ष्यों को हमने प्राप्त कर लिया। 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर भी हमने 30 से कम कर ली, आज की डेट में 27 हो गई है। और MMR भी हमने कम कर ली है मित्रों। इसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, सारे बच्चों को सर्वव्यापक टीकाकरण किया जाए। देखिए मित्रों, अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सर्वव्यापक टीकाकरण। अगर आपके बच्चों को टीका लगा रहेगा तो बच्चे जीवित रहेंगे। बच्चे जीवित रहेंगे तो लोग बार बार बच्चों के लिए ट्राई नहीं करेंगे। ज़्यादातर लोग पहले जो ज़्यादा बच्चे जन्म देते थे उसके पीछे एक कारण ये भी था कि लोगों को ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा मृत हो जाए। चूँकि बच्चे बहुत कम उम्र तक जीते थे, इसलिए लोग ज़्यादा संख्या में बच्चे पैदा करते थे और उसमें से ये होता था कि कुछ बच्चे मृत हो जाते थे तो कुछ बच्चे हमारे बने रहते थे। अगला जो हमारा इसका लक्ष्य था वो था डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, कि यद्यपि लड़कियों के लिए शादी की जो न्यूनतम आयु रखी गई थी वो 18 रखी गई थी, लेकिन उद्देश्य ये किया गया कि 18 में भी लड़कियों की शादी ना हो, इसे 18 के बजाय 20 तक ले जाया जाए। यानी लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 की बजाय 20 की जाए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 80% जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो और 100% ट्रेंड पर्सन से हो। और इसी को देखते हुए आशा को गांव में लॉन्च किया गया। इसके अलावा एड्स और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण करना, 2 छोटे बच्चों के परिवार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना, सुरक्षित गर्भपात की सुविधाओं को बढ़ावा देना, बच्चों की हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए मेडिसिन प्रोवाइड कराना, शिशु विवाह पर जो प्रतिबंध है उसके कानून को कड़ाई से लागू करना, जन्म से पहले जो लोग लिंग परीक्षण कराते थे जिसकी वजह से लड़कियों की संख्या बहुत कम हो जाती थी और लिंगानुपात गड़बड़ा जाता था, इसको कठोर कानूनों के माध्यम से रोकना, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारतीय पद्धति को जोड़ना, नसबंदी और उचित आयु में विवाह करने वालों को पुरस्कार देना, और इसके अलावा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का भी मित्रों इसमें गठन किया गया। तो इसकी जो स्ट्रेटजिक थीम्स थी वो काफ़ी अच्छी थी और इसके लिए सर्विस डिलीवरीज को विलेज लेवल पर ले जाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि वुमेन को एम्पावर करना, उनको न्यूट्रिशन देना, बच्चों के हेल्थ पे काम करना, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज को बढ़ावा देना, अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन ग्रुप में विशेष ध्यान देना, अर्बन स्लम्स पे ध्यान देना, ट्राइबल कम्युनिकेशन, जो ट्राइबल्स थे उन पर ध्यान देना, जो हमारे किशोर बच्चे थे किशोरों की शिक्षा पे ध्यान देना, और जो प्लांट पेरेंटहुड था उस पर ध्यान देना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को बढ़ावा देना। इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ने काम किया। अगर हम देखेंगे इसके क्रियान्वयन को, तो इसके क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के गठन किए गए। इसमें गृहिणियों को बड़ी संख्या में शामिल किया गया। प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन करके, आपने पढ़ा ही है, अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 45 डाला गया। विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गवर्नमेंट ने, गर्भ के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया। तो इस प्रकार जनसंख्या की नीति को बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनाया गया। ओल्डर पॉपुलेशन को एजुकेशन के लिए बात की गई और कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया गया इस पॉलिसी में। तो मित्रों ये कुछ प्लानिंग्स किए गए। यदि बाद में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन किए गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो TFR रखी गई थी, टोटल फर्टिलिटी रेट जो हमें लाना था, वो हमारा 2010
तक उसको कहा गया था कि रिप्लेसमेंट के स्तर पर लाना है, तो इसको रिप्लेसमेंट के बजाय ये कहा गया कि 2:1 लाना है। यानी अब हमें ये कोशिश करनी है कि जो एक फैमिली है वो एक बच्चे को जन्म दे, ना कि 2 बच्चे को। अगर वो 2 बच्चे को जन्म देगी तो हम पॉपुलेशन को स्थिर गति तक नहीं ला पाएंगे, इसलिए 2:1 हमें अनुपात लाना है। और दूसरा, जो स्थिर जनसंख्या वृद्धि का हमने लक्ष्य 2045 रखा था, तो जो हमारा रेशियो था उससे दिखाई दे रहा था कि 2045 में ये लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये लक्ष्य हमें कब तक पूरा करना है मित्रों? ये लक्ष्य अब हमें पूरा करना है 2070 तक। तो ये मित्रों जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पे। कुछ परिभाषाएं इसमें आई हैं जिनको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जिन पे मैंने आपको वीडियो में बताया भी है। इनको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, इंटरनेट पे सर्च करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन परिभाषाओं का क्या मतलब होता है। तो ये परिभाषाएं आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ, इनको आप विशेष तौर पर नोट कर लीजिएगा सभी लोग, और इन पे मुझे बताइएगा कि ये क्या होता है। तो सबसे पहला वर्ड नोट कर लीजिए, TFR आप तैयार कर लीजिए क्या होता है। दूसरा, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मार्टलिटी रेट, IMR। और तीसरा, मातृत्व मृत्यु दर, MMR। तो ये तीनों परिभाषाएं जो हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे लगता है, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर अगर कोई फुल क्वेश्चन आता है तो उसे लिखने में आप पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।